पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर टीएमसी ने उतारे उम्मीदवार। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा लड़ेंगी चुनाव। नुसरत जहां और मिमी का कटा टिकट। पीएम मोदी ने दी 782 परियोजनाओं की बड़ी सौगात। पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर टीएमसी ने उतारे उम्मीदवार। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा लड़ेंगी चुनाव। नुसरत जहां और मिमी का कटा टिकट। बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट। पीएम मोदी ने दी 782 परियोजनाओं की बड़ी सौगात। बोले, देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है आजमगढ़। राजस्थान में कांग्रेस को लगा जोर का झटका। लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत राजस्थान कांग्रेस के 9 बड़े नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका। हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली जलपोर्ट प्लांट में बड़ा हादसा। 40 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया युवक, मृत किया गया घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बताएं कि दिल्ली जलपोर्ट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ और 40 फीट गहरे बोरवेल में युवक गिर गया था। लेकिन अब इस पूरे हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 40 फीट गहरे बोरवेल से युवक की डेड बॉडी निकाली गई है। उसको बचाया नहीं जा सका। काफी प्रयास किया गया। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चलता रहा। घंटों की कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन आखिरकार युवक को बचाया नहीं जा सका। युवक की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। शुरुआती दौर में बच्चा बताया जा रहा था, लेकिन बाद में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि यह बच्चा नहीं है, एक युवक है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवम पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो शिवम, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार अब क्या अपडेट सामने आया है? मृतकों का जो इसमें मृतक है उसके परिजनों का इसमें क्या कहना है? क्या सरकार से उन्होंने कोई मांग भी की है? बिल्कुल आलोक जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग घटना जो है रात 12:30 या 1 के करीब की बताई जा रही है, लेकिन लगातार उसके बाद फिर वहां के जो जल बोर्ड के अधिकारी, जो कर्मचारी था, उन्होंने 100 नंबर पर डायल किया। लेकिन देखा जाए तो सुबह से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम की बात करें, दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम की बात करें, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान कड़ी मुस्तैदी के साथ लगभग देखा जाए तो 5 से 6 घंटे के करीब के बाद जाके उस पर काबू पाया। और कहीं ना कहीं उसकी देखा जाए तो जो शुरू में पहले दौर में ये बताया जा रहा था कि वो बच्चा है, लगभग बच्चा कोई गिरा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो उसको एक युवक के कि लगभग जो बताया जा रहा है कि युवक लगभग 30 साल का युवक है, जो बोरवेल के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन अभी जो जांच के बाद पुष्टि हो गया है कि उसको जब बोरवेल से निकाला गया बाहर, तो उसके बाद उसको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले गए, जहां पे उसको मृतक घोषित कर दिया गया। वही बात किया जाए कि दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री हैं आतिशी सिंह, उन्होंने भी एक्स पे लिखते उन्होंने कहा कि इस पर उस
युवक को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि दी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इसमें जो आलोक जी देखना होगा कि जो बड़ी लापरवाही आखिर किसकी है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए दिल्ली पुलिस से एक जांच की टीम भी बैठा दी कि जांच के बाद आखिर इसकी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लापरवाही का जिक्र आपने भी यहां पर किया, तो क्या जो मृतक के परिजन हैं उनकी तरफ से सरकार से कोई मांग की जा रही है कि इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए या किसी तरह के मुआवजे की मांग है? बिल्कुल आलोक जी, देखा जाए कि परिजनों का साफ तौर से कहना है कि आतिशी सिंह से मुलाकात भी हुई परिजनों का, और उनके बाद कहीं ना कहीं अब उनसे मुलाकात के बाद ये बात साफ तौर से निकल आई, क्योंकि जब आतिशी सिंह मौके पर मौजूद थी तो उनसे परिजनों से मुलाकात थी, लेकिन उस समय ये घटना कयास भी नहीं लगाया जा रहा था कि उस युवक की मौत हो जाएगी। लेकिन अब उस युवक की मौत के बाद आतिशी सिंह से फिर दोबारा परिजन से मुलाकात संभव बताया जा रहा है, संभव हो सकता है। उसके बाद क्या परिजनों का कहना है, आखिर युवक क्यों गया था और बोरवेल का जो गेट था वो क्यों खोला गया था, क्योंकि कई सवाल आलोक जी साफ तौर पर खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के जो 30 साल के युवक बोरवेल के अंदर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, अब आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, इन तमाम सवालों के बीच में क्या दिल्ली जल बोर्ड के किसी अधिकारी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है कि उन्होंने इसका जवाब दिया हो कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में आती रहती हैं कि बोरवेल के चलते बड़ी दुर्घटना घट गई, तो क्या जल बोर्ड के अधिकारियों ने कोई स्पष्टीकरण इसमें दिया है? बिल्कुल आलोक जी, अभी तक अगर बात किया जाए जल बोर्ड की जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए आतिशी सिंह वहां मौजूद थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसकी हर पहलू पर हर कड़ी मुकद्दर के साथ इसकी जांच की जाएगी, हर पहलू के माध्यम से जांच की जाएगी, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कौन, चाहे वो जल बोर्ड का अधिकारी हो या कोई और अधिकारी की, इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि देखा जाए साफ तौर से आलोक जी तो 30 साल की युवक की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये घटना दिल्ली की पहली घटना, इससे पहले भी कई बार कई स्टेटों में हो चुकी, कई राज्यों में हो चुका है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, लेकिन फिर दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन हो सकता है आलोक जी, ये तो आतिशी सिंह ने साफ तौर से कहा और हर पहलू पर जांच की मांग कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी से सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। तृणमूल कांग्रेस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 2024 के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। वहीं इस अभियान में टीएमसी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कृष्णानगर सीट से टीएमसी की लोकसभा उम्मीदवार हैं महुआ मोइत्रा। वहीं नुसरत जहां की टीएमसी ने टिकट काट दी है, तो वहीं मिमी चक्रवर्ती को भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है। तो कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा को चुनाव में टिकट दिया गया है। महुआ मोइत्रा का विवाद काफी ज्यादा लोकसभा में गूंजा था, क्योंकि जिस तरह से पैसे के बदले वोट का मामला उठा था और इसके साथ ही सवाल पूछने का भी एक मामला लोकसभा में संसदीय कमेटी के पास गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ जाते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से विकास भी किया जा रहा है। तुष्टीकरण आज केवल आजमगढ़ी नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। डबल इंजन की सरकार एयरपोर्ट नहीं बना पा रही है। रसूलाबाद में एक हवाई पट्टी बनाई थी, सरकार बनते ही उस पर इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया। आज वहां पूरी हवाई पट्टी पर बबूल उग गया है। ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है तो दिखाना है कि हमने कुछ काम किया है, दूसरों के काम को अपना काम बता रहे हैं। उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने हुए हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन समारोह में हिस्सा लिया है और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरित किया गया है। आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को शामिल किया गया है। ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने वो यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। यानी हर तबके के लिए उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो है वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साई जी को ही हमने प्रभारी मंत्री
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि लालचंद कटारिया एक वरिष्ठ जाट नेता हैं और इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। कटारिया मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। बीते विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, माननीय लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, और मेवाड़ की धरती से आए जिन्होंने पूरी जनता सेना का विलय आज किया, ऐसे महाराजा रणधीर सिंह जी, माइन साहिबा, रिशपाल सिंह जी, खिलाड़ी बेरवाल जी, आलोक बेनीवाल जी, विजयपाल जी और रामपाल जी ने तो भिलवाड़ा का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। रिजू झुंझुनवाला ने अजमेर का चुनाव लड़ा है। हमारे सुरेश चौधरी जी, अनिल व्यास जी, रामनारायण जी और उनके साथ आए, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई आरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश ने दिवाली मनाई। लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संघर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देश देख रहा था और हिंदुस्तान नहीं, दुनिया उस उत्सव को मना रही थी। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं। गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। जहां हरिद्वार में भड़ाना ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि अवतार सिंह भड़ाना के साथ ही समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी कुलदीप सिंह और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। यहाँ पर भड़ाना समेत कई समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसके बाद बीजेपी का कुनबा और भी धीरे धीरे मजबूत हुआ है। साथ ही बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ की स्थिति है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अब बीजेपी के साथ हो चले हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसके खेमे में ज्यादा मजबूती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अब जो है लोकसभा चुनाव की लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो वहीं मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो मतलब दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। और तो वहीं अगर हम बात करें तो अब जो है बीजेपी में जो हरियाणा में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके अवतार सिंह भड़ाना, उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामाया। उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां जरूर बढ़ी हैं। और वहीं इस बीजेपी में शामिल होने को देखा जा रहा है कि मंगलौर में उपचुनाव जो है वो होना है और उसको लेकर जो है अवतार सिंह भड़ाना मंगलौर उपचुनाव में जो है दावेदारी ठोक चुके हैं। जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी का हिस्सा बन रहे, तो क्या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बताया गया है कि ये शर्तों के चलते आए हैं, कुछ शर्तों के साथ आए हैं, या सिर्फ संगठन के साथ जुड़ने के लिए आए हैं?
देखिए बिल्कुल इस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस तरीके के उठापटक लगातार होती रहती हैं। नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का छोड़ बसपा के साथ, ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। यानी ये राजनीति में जरूर होता है। और लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है तो बीजेपी जरूर मजबूत हो रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव को में जो है लगातार लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो अन्य दल के नेता हैं, वो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे। इससे बीजेपी को जो है मजबूती प्रदान जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। इसके साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं खड़गे जी का कि मैं कई मुद्दों पर असहज था, इसलिए बीजेपी छोड़ी। अग्निवीर योजना या किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर बीजेपी से सहमत नहीं था। लखनऊ में टोल प्लाजा पर सपा नेता सुभाष चंद्र के समर्थकों की दबंगई सामने आई है, जहां टोल प्लाजा कर्मियों के टोल टैक्स मांगने पर तोड़फोड़ कर दी गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक संत कबीरनगर खलीलाबाद के नेता सुबोध चंद्र यादव लखनऊ जा रहे थे, तभी अयोध्या में टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर समर्थकों ने बवाल काट दिया। बगैर टोल टैक्स दिए काफिला चला गया। इसके बाद टोल टैक्स मांगने पर की गई हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। साथ ही मामले में टोल प्लाजा प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। वहीं मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बीजेपी सरकार ने केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार केवल जुमलों की सरकार है। वहीं लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए करेगी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो 5 योजनाएं लागू करेगी। इसमें देश के कई विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, उसको भरने का काम करेगी और पेपर लीक पर ठोस कानून बनाया जाएगा। इसके बाद युवा रोशनी योजना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपए का फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले 5 योजनाएं देश में लागू की जाएंगी, जिससे देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाए। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। भारतीय भरोसा योजना, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां लंबित हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकार। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जहां इस संबंध में आज से 12 मार्च तक प्रदेश में कोई भी डीलर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल की खरीदी बिक्री नहीं करने वाला। वहीं हड़ताल के ऐलान के बाद कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों की लाइनें देखी गई। इसको लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक भी की गई, जिसमें पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने, ऑयल कंपनियों के डीलर कमीशन बढ़ोतरी नहीं किए जाने और प्रीमियम प्रोडक्ट की जबरन आपूर्ति करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस मांगों को लेकर 11 मार्च को स्टैच्यू सर्कल से सचिवालय तक डीलर्स की एक मौन रैली भी निकाली जाएगी। इस मौके पर सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव और आरपीडीए कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे।
अयोध्या के रामकोट में कई मंदिरों के कई पौराणिक मान्यताएं हैं। जहां अयोध्या रामकोट में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, राम जन्मभूमि है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जमीनी स्तर पर अयोध्या के कई मंदिरों की पौराणिक मान्यताओं की सच्चाई जानने के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी पंडित नंद किशोर पाठक से टीएनपी न्यूज के संवाददाता ने खास बात की है। कहानी इसकी क्या है और आखिर इस मंदिर को किसने बनाया था, जानकारी करेंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं। माना जाता है कि 500 वर्षों पूर्व अयोध्या के वर्तमान राजा दर्शन सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। इस मंदिर को लेकर तमाम अफवाहें भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ पर। ये मंदिर परिसर में लोग हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और मैं ये दिखाऊंगा सबसे पहले अयोध्या का ये जो मंदिर है सबसे ऊंचा मंदिर है, जो कि हनुमानगढ़ी के सामने ही बना हुआ है। फिलहाल इस मंदिर का इतिहास एक बोर्ड पर दर्शाया गया है। अयोध्या धाम के मध्य में स्थित इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्षों पूर्व अयोध्या नरेश महाराज श्री दर्शन सिंह द्वारा कराया गया था। ये मंदिर भगवान श्री राम के राज दरबार के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान के साथ भगवान शंकर, विष्णु, कृष्ण तथा गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। तमाम जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें भी जो है इस मंदिर का कहीं ना कहीं चर्चा होती है। और हम बातचीत करेंगे जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे कि आखिर इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्या रहा है। और बातचीत करेंगे मंदिर के जो वर्तमान पुजारी हैं हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पंडित नंद किशोर पाठक। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? ये मंदिर अयोध्या के राजद्वार के रूप में जाना जाता है। भगवान राम के राज दरबार के रूप में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इस मंदिर में विद्यमान हैं। यह मंदिर आज से 500 वर्ष पूर्व अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में भगवान राम के महल का ये मुख्य द्वार था। इसी स्थान पर अयोध्या नरेश ने एक मंदिर भगवान राम के राजद्वार के रूप में बनवाया। द्वार पर ही हनुमान जी बैठे थे एक किले के ऊपर, जिसे आज वर्तमान में हनुमानगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजद्वार और हनुमानगढ़ी के मध्य से होकर आप अंदर जाते हैं तो 100 मीटर की ही दूरी पर दशरथ महल, यानी महल के जिस हिस्से में राजा दशरथ बैठते थे वह स्थान आज वर्तमान में दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। दशरथ महल के ही बाएं साइड में 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन मंदिर है, जिसे माँ कैकेयी ने सीता जी को रहने के लिए दिया था। वहाँ भगवान राम और सीता के दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा नरेश ने एक मंदिर कनक भवन मंदिर के रूप में उस मंदिर का निर्माण करवाया। दशरथ महल के दाहिने साइड में थोड़ा सा पीछे जाने पर आपको भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि है। कभी त्रेता युग में वो कौशल्या भवन हुआ करता था। बाद में वह मंदिर के रूप में भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, जिसे 1527 में बाबर ने तोड़ कर मस्जिद बनवा दिया था। 500 साल विवादों के बाद पुनः भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। महाराज जी, इस मंदिर में मुख्य रूप से कौन कौन से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? हालांकि इतिहास हमने जो इस मंदिर का अपने बोर्ड पे लगा रखा है उसको पढ़ा है, दर्शकों ने भी देखा है उसको, तो आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर रहते हैं? ये मंदिर भगवान राम के राज दरबार के रूप में जाना जाता है। भगवान राम के दरबार में सभी देवता विद्यमान थे। आप देखेंगे राम, लक्ष्मण, सीता, नीचे भी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, इधर शंकर भगवान बैठे हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इस तरफ सूर्य भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। ये भगवान राम के दरबार में लगभग सभी देवताओं का प्रतिमा विद्यमान है। दरबार के रूप में जाना जाता है मंदिर। महाराज जी, इस मंदिर परिसर जो, क्योंकि अयोध्या अपने आप में एक इतिहास है, तो अयोध्या के तमाम जो मंदिर वो अपने आप में इतिहास है, तो इस मंदिर का
मुख्य इतिहास जैसे तमाम मंदिरों के तमाम चमत्कार सामने आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी इस मंदिर में है? देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में ही लिखा हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, चैत्र रामनवमी के दिन में 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है, तो उनके रूप का वर्णन करने के लिए सभी देवी देवता स्वर्ग से, भगवान शंकर स्वर्ग से सभी देवी देवताओं के साथ अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने राजद्वार पर पहुंचते हैं। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो यह भगवान राम के दरबार के रूप में जाना जाता है, और ऐसी मान्यता भी है कि रामनवमी के दिन भगवान शंकर किसी न किसी रूप में इस मंदिर पर भगवान राम का दर्शन करने दिन में 12 बजे अवश्य आते हैं। और इसका अगर आपको अनुभव करना हो तो आप रामनवमी के दिन में 12 बजे अपने चैनल के साथ इस मंदिर पर उपस्थित रहिए, तो मुझे बताने की ज़रूरत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।